आदरणीय एसडीएम साहब को फर्स्ट बार मिली थी सुनील जी को, लेकिन उनका जो रवैया, उनका जो व्यवहार, उनका जो बात करने का तरीका था, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ। पूरे भ्रष्ट अधिकारी जहाँ लाके हमारे गढ़साना के अंदर बिठा दिए इन्होंने। ये पूछेंगे सर 85 लाख का हिसाब तो लीजिए कि लगाया का है। जब एक झाड़ू लगाने के 85 लाख हैं तो बड़े अफसोस की बात है। यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस लिखा होता है क्या? जनहित का मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दा तो निष्पक्ष रूप से बात रखनी। बीजेपी जब किसान के किसी हित में नहीं है, किसान नहीं लेना चाहता है, तो आप अतिरिक्त बोझ है वो किसान पे क्यों डाल रहे हो? भाजपा की जैसे ही सरकार आई, राजनीतिक व्यवस्था रखते हुए इन्होंने हमारे जिले को खाया है कि वो नकली लेकिन उत्तम जो खाद और बीज किसान को उपलब्ध होने चाहिए, उनकी आपने क्या व्यवस्था की, वो हमें बताएं। किसान कहती हूँ कि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, तो आप प्रयास कीजिए कि अच्छे अधिकारी और कर्मचारी लाइए जिनसे एरिया का विकास हो। नगर पालिका जो गढ़साना सरकार ने घोषणा की है वो एक 4th क्लास के हिसाब से चल रही है। मंत्री जी तक बात पहुंची है तो मैं सरकार और मंत्री जी से कहती हूँ कि सर, ये बीमा जो कंपनियां हैं किसानों को पूरी की तरह लूट रही हैं। आने वाले वक्त में हमारे बच्चों की उम्र है वो 35 से 30 साल के बीच में रह के सिमट जाएगी। और बड़े अफसोस सरकार के अंदर बिल्कुल बेलगाम अधिकारी और कर्मचारी हैं जो किसी की बात भी नहीं सुनते। सत्ता पक्ष वालों के भी मेरे को नहीं लगा जो सुनते होंगे, लेकिन पिछले बजट की घोषणा थी, क्या सरकार उनको धरातल पे इम्प्लीमेंट कर पाई? तो उठाओगे नहीं तो सफाई का मतलब क्या, औचित्य क्या, वो तो बताएं मेरे को ये लोग। विधानसभा के कार्यकाल को लगभग 1.5 साल के करीबन हो चुका है। अब धरातल पर क्या विकास कार्य हुए हैं और क्या क्या मुद्दे जो हैं वो विधानसभा में उठाए गए, इसी को लेकर हमारे साथ आज मौजूद हैं अनूपगढ़ विधानसभा की क्षेत्रीय विधायक शिमला जी नायक। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार विकास जी, आपका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत यहाँ पहुँचने पे। मैडम, 1.5 साल के करीबन आपके कार्यकाल को हो चुका है। कौन से विशेष मुद्दे उठाए गए और आज वो धरातल पर नजर भी आ रहे हैं? मैंने बहुत से ऐसे मुद्दे थे। मैं एजुकेशन को मानती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में, कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र आता है ये पूरा का पूरा बॉर्डर एरिया है, भारत और पाक सीमा पे बसा हुआ जो क्षेत्र है, तो सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया मैंने एजुकेशन को दिया। जैसे ही मैं एमएलए बनी उसके बाद लगभग दोनों ब्लॉक अनूपगढ़ और गढ़साना के थे, तो मैंने साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे उनको साथ में लेके हर विद्यालय की मैंने विजिट की थी। और मेरा बजट भी लगभग सबसे ज़्यादा मेरा प्रयास है कि मैं एजुकेशन के क्षेत्र में बजट दूँ। और विधानसभा के अंदर क्यों 2.5 लाख की जनता थी और गर्ल्स कॉलेज नहीं था, तो वर्तमान में जो हम माहौल देखते हैं उसको लेके मेरे मन में थी कि जो हमारी बच्चियां हैं वो बिना डर और भय के शिक्षा प्राप्त कर सकें, आगे बढ़ सकें, तो मैंने गर्ल्स कॉलेज की मांग की थी। सरकार ने गर्ल्स कॉलेज तो दे दिया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी तक एक ईंट भी नहीं लगी है, कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं है अभी तक हमारा। और दूसरे में मैंने गढ़साना के अंदर सामान्य जो बॉयज और गर्ल्स का कॉमन कॉलेज था उसकी भी डिमांड हमने की, सरकार ने बजट में दिया, लेकिन उसकी भी अभी तक एक भी ईंट नहीं लगी है। जो परिवहन कार्यालय हमारे डीटीओ की मैंने डिमांड की थी वो सरकार ने बजट में तो घोषणा कर दी, लेकिन आप बताओ लगभग 1.5-2 साल मेरा कार्यकाल आ गया, पिछले बजट की घोषणा थी, क्या सरकार उनको धरातल पे इम्प्लीमेंट कर पाई? इसमें सरकार बिल्कुल विफल रही है। मेरे क्षेत्र के अंदर जो उन्होंने स्ट्रक्चर की घोषणा की एक भी ईंट नहीं लगी है उसमें। तो मैं इसके लिए बड़ा अफसोस भी है मुझे कि घोषणा करने के बाद 1.5 साल में अगर एक ईंट नहीं लगती तो सरकार किस तरह से विकास का कार्य कर रही है, जी मेरे हिसाब से मेरे को कहने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मैं लगातार, मेरा प्रयास है कि मेरे बजट के माध्यम से एजुकेशन के क्षेत्र में मैं कुछ ना कुछ इसमें काम करूं और लगातार मैं प्रयास भी कर रही हूँ। और इसके साथ साथ जो जिला अस्पताल था कि पिछली गवर्नमेंट में माननीय अशोक गहलोत जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जिला देकर अनूपगढ़ की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी थी, जनता बहुत खुश थी, लेकिन साल भर इन्होंने जिला रखा। भाजपा की जैसे ही सरकार आई, राजनीतिक व्यवस्था रखते हुए इन्होंने हमारे जिले को खारिज कर दिया, क्योंकि दोनों विधानसभा इस जिले में थी, रायसनगर और अनूपगढ़ दोनों ही कांग्रेस की झोली में गई थी। तो इन्होंने वो राजनीतिक व्यवस्था रखते हुए अनूपगढ़ जिले को खारिज किया इन्होंने। और जो जिला अस्पताल है, आज हमारे मैंने ट्रॉमा सेंटर की भी डिमांड की थी कि हम NH 911 पे रहते हैं, आए दिन हमारे एक्सीडेंट होते हैं,
और यहाँ से जब बीकानेर रेफर करते हैं, जहाँ गंगानगर हम जो पेशेंट है उसको रेफर करते हैं, तो वो कई बार तो रास्ते में ही वो बच्चा है या कोई पेशेंट है वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो ट्रॉमा सेंटर भी सरकार को यहाँ देना चाहिए। लेकिन अनूपगढ़ को जिला अस्पताल इन्होंने कहा कि घोषित किया, लेकिन मेरे को ये बताओ अनूपगढ़ के अंदर क्या जिला अस्पताल के अनुसार डॉक्टर हैं? क्या वहां का स्ट्रक्चर जिला अस्पताल के लायक है? क्या सरकार ने जिला अस्पताल के नाम पे कितना पैसा अनूपगढ़ में दिया, ये हमें बताए पहले। मैडम, क्या सरकार जो है वो कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उनके साथ भेदभाव कर रही है? बिल्कुल, ये इन्होंने जो पीछे जो जिला खत्म किया था, इसका रीजन आप क्या मानते हो? राजनीतिक द्वेषता मानते हो? हालांकि कांग्रेस सरकार ने जब जिला दिया था, लगातार जहां भाजपा के विधायक थे और 12 साल का जनता का जो संघर्ष था उसको देखते हुए, जनमानस को देखते हुए बहुत बड़ी सौगात दी थी। तो राजनीतिक द्वेषता वो पूर्ण रखते हुए इन्होंने ये काम किया है। और इसमें एक चीज मैंने और विकास जी देखी कि हमारे जो खाड़े हैं कि हम खेती पे निर्भर करते हैं, यहाँ उद्योग और धंधे नहीं है, हमारे खेत में होता है, तो धान मंडी रोजगार का साधन ही यही है। तो इसमें क्या, पिछली बार मैंने जब डिमांड की सरकार से कि हमें खाड़े हैं जो हमारे जी बहुत ही जर्जर अवस्था में है और जो माइनर बने थे 30-35 साल उस वक्त के जो हमारे खाले बने, उसके बाद कोई खालों के लिए बजट नहीं था। और मैंने जब व्यक्तिगत जाके देखा कि कहीं तो किसान है पल्ली लगाकर, मतलब एक कपड़ा लगाकर मान लो आप प्लास्टिक का, उसमें अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। और पानी की क्या कंडीशन रहती है, हर बार हम आंदोलन करके पानी लाते हैं, तो किसान उस फसल को बच्चे की तरह पालता है। लेकिन खाड़ों का जब बजट आया, इसमें हमारे बजट घोषणा में 200 करोड़ सरकार ने घोषणा की कि हम रावला, गड़साना, अनूपगढ़, विजयनगर, रायसेनगर को पैसा देंगे और इसको बनाएगा वो सीआईडी डिपार्टमेंट बनाएगा। हम बड़े खुश थे कि सरकार बजट देगी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मैंने 256 या 250 के आसपास खाड़े बेचे, एक भी खाड़ा मेरा इन्होंने नहीं लिया क्योंकि मैं कांग्रेस की विधायक थी। लेकिन जब मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाकर जानकारी चाहिए गई कि आपने 44,000 हेक्टेयर खाड़े बनाने हैं, तो मेरे विधानसभा के कितने खाड़े थे? जब मैंने जानकारी ली और जानकारी में मुझे पता कि मात्र इन्होंने 32 ही खाड़े, जो मेरे से पूर्व जहां भाजपा की विधायक रही हैं उनकी डिजायर पे गए हुए थे, मात्र 32 ही खाड़े। बड़े अफसोस के साथ है कि वहां भी जिन्होंने डिजायर की है उन्होंने राजनीतिक द्वेषता रखते हुए, और जब मैंने डिजायर वो देखी जो मेरे पास डाटा आया उसके अंदर वहां ही दिया जहां भाजपा के कार्यकर्ता थे, जहां भाजपा के सरपंच थे, उसके पास वाला खड़ा जर्जर अवस्था में, वहां इन्होंने डिजायर नहीं की थी। 44,000 में से 7,000 हेक्टेयर खाड़े लिए गए थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि चाहे आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, अच्छा आता है बजट है, क्या पानी पे भाजपा और कांग्रेस लिखा होता है क्या? जनहित का मुद्दा, सार्वजनिक मुद्दा, तो निष्पक्ष रूप से बात रखनी चाहिए। मेरे पास चाहे कांग्रेस का आए, चाहे मेरे पास भाजपा के लोग आए, चाहे मेरे पास सीपीएम के, चाहे मेरे पास एनिमल एक सामान्य व्यक्ति भी आया, तो मैंने एक ही बात कही थी कि मैं आपके खाड़े हैं डिपार्टमेंट को भेज देती हूँ, डिपार्टमेंट सर्वे करेगा, सर्वे में अगर आपका जर्जर अवस्था में खाड़ा है तो प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर उससे भी आपका खाड़ा अच्छा तो वो डिपार्टमेंट तय करे। क्या मैडम सरकार किसान को भी एक राजनीतिक के रूप में देख रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का है या कांग्रेस का है, इस प्रकार से वो देख रही है? नहीं, बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने क्वेश्चन लगाया विधानसभा में मानसून सत्र में, मेरे पास जानकारी आई, तो आदरणीय सीएम साहब माननीय भजन लाल शर्मा जी जब हाउस में आए तो मैं व्यक्तिगत मिली उनसे। मैंने कहा सर मेरा बताइए कि क्षेत्र है, लगातार आपके विधायक रहे थे, मेरे इन 250 खाड़ों में से आपके डिपार्टमेंट ने कितने खाड़े लिए? जब मैं मिली उनसे, उन्होंने मेरे खाड़े लिए, फिर उन्होंने डिपार्टमेंट को भेजा उन्होंने, तो वहां से फिर मेरे पास कॉल आया, फिर मैंने दोबारा मेरे खाड़े थे तो उन्होंने कहा 5-10, मैंने कहा नहीं जी माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। मैंने एक ही प्रश्न पूछा कि तहसील वाइज आपने कितने खाड़ों को बजट दिया, आप प्रत्येक तहसील को कितना बजट दिया वो तो बताएं। क्या रायसेनगर और अनूपगढ़ आपके विजयनगर के अंदर ही खाड़े टूटे हुए थे? मेरा बॉर्डर का टिब्बा बेल्ट, मेरा आरजेडी बेल्ट है, हालात जाके देखो आपने किस तरह से भेदभाव किया। बाद में जब आया तो फिर मेरे से इन्होंने खाड़े लिए थे, वो मैंने अनुशंसा करके भिजवा दी थी। तो 200 करोड़ में से आप मानो कि 100 करोड़ का तो कम से कम हमें बजट चाहिए था, 5-10 आप ऊपर नीचे कर लेते। लेकिन मैं तो यहाँ भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं उनकी उदासीनता मानती हूँ कि क्या अनूपगढ़ के अंदर मात्र 32 से 37 खाड़े ही हैं क्या? ये तो बताएं ना, इतना बजट था। रायसेनगर के अंदर जो भाजपा के हारे हुए विधायक हैं उनकी डिजायर उठा के देखी उन्होंने अपनी जनता के लिए कितना अच्छा बजट। ठीक है, आपकी सरकार है तो आप जो जनहित से संबंधित हैं, जो सार्वजनिक काम है हमारे, उनमें तो आप बजट खींच के लाइए ना, हम हमारा प्रयास करते हैं। मेरी सोच यही है कि अनूपगढ़ विधानसभा के अंदर
चाहे शिमला नाइक है, चाहे संतोष बावरी जी हैं, चाहे आदरणीय पवन दुग्गल जी हैं, चाहे आदरणीय शिमला बावरी जी है, कोई भी है हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वो बजट लाए, एरिया का विकास हो, जिससे कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। क्या मैडम आपकी सरकार में भी ऐसा होता था? वो मैं बता रही हूँ नहीं क्या, वो तो वो बताएंगे वो लोग कैसे हैं, जो मैंने तो अनुभव किया वो बताया। भी सरकार में जब मैं जनप्रतिनिधि नहीं थी, उसमें क्या था और क्या नहीं था। अगर ऐसा होता तो जिला थोड़ी देते, वो लगातार भाजपा के विधायक थे, जिला भी दिए और भी सुविधा। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप सरकार से क्या मांगते हो। मैंने जैसे एजुकेशन के संबंध में बताया कि मैंने डिमांड की, नगर पालिका की भी मैंने डिमांड की थी, लेकिन सरकार ने नगर पालिका की तो घोषणा कर दी। आप मेरे को बताओ नगर पालिका के अंदर कितना स्टाफ है? आज नगर पालिका जो गड़साना सरकार ने घोषणा की है वो एक 4th क्लास के हिसाब से चल रही है। जहाँ कोई ईएन जीएन, वो अनूपगढ़ में एक जीएन है, वही यहाँ शायद आते हैं, देखते हैं। वहां आप नगर पालिका में जाके पता करो कि कितने स्टाफ है, कितने एलडीसी है, कितने जीएन है, कितने इनके स्टाफ है, तो आप किस तरह से काम करवाओगे। अभी मैंने कल मेरे मोहल्ले में जितना था मैंने विजिट किया, अभी नालियां खाड़ियां कचरा बहुत है, फिर मैंने कह के सारा कचरा भी उठाया। 88 लाख के आसपास शायद आप बजट बता रहे थे, मैंने जो सुना है वो सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगाने का 88 लाख बजट है। आप मेरे को बताओ, आपने सड़क में झाड़ू लगा दिया, आपने कचरा इकट्ठा कर दिया, तो वो उठाओगे नहीं तो सफाई का मतलब क्या, औचित्य क्या, वो तो बताएं मेरे को ये लोग है। किस तरह से आप जो व्यवस्था है, हमारे 7 महीने तक तो हमारे हाथ बांध दिए थे। एक इस तरह का इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जहाँ तो जो हमारे सरपंच थे बेचारे, जो प्रशासक लगे बाद में, वो भी काम नहीं कर सकते, हम भी पैसा नहीं दे सकते थे। फिर हमने कहा भी कोई कंडीशन तो आप बताइए कि हम किस तरह से काम कराएं। तो मेरे पास मेरे मोहल्ले के काफी लोग आए, तो मैंने मेरे एमएलए कोटे से भी बजट दे के प्रयास है कि जो जनहित के काम है वो मैं करवाऊं इसमें। तो कंडीशन तो आपके सामने है विकास जी, जो घोषणा की है इन्होंने, क्या प्रॉपर वे में वो धरातल पे इम्प्लीमेंट है या नहीं, वो आप मेरे से बेहतर जानते हो। मैडम नगर पालिका जब बनी तब भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो हैं वो खूब झूमे, नाचे, गाए, लेकिन आज आप उसको किस प्रकार से देखते हैं? नगर पालिका में जो लाखों का बजट आता है और धरातल पर वो काम नहीं हो रहे जिनकी इच्छा थी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे मैडम? नहीं, देखो कोई भी चीज आती है तो पब्लिक उसमें बड़ा खुश होती है कि हमारे एरिया का विकास होगा। आज हमारे जो इतनी नालियां हैं, पंचायत थी तो कोई इनमें देखो सफाई नहीं हो पा रही थी प्रॉपर वे में, नालियां टूटी पड़ी थी, कहीं पानी इतना इकट्ठा हो जाता था कि जो सफाई व्यवस्था सी पूरी की पूरी चरमराई हुई थी इसके अंदर। तो चलो खुशी तो हम मनाते हैं, लेकिन मैं तो यही कहती हूँ कि आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, तो आप प्रयास कीजिए कि अच्छे अधिकारी और कर्मचारी लाइए जिनसे एरिया का विकास हो। तो ये तो इनको करना चाहिए ना प्रयास। आज हम हमारा प्रयास करते हैं, मैं आदरणीय जितने भी हमारे हर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं उनसे भी मिलते हैं, आदरणीय मैं सीएम साहब से भी मिलती हूँ कि मैं यहाँ के 2.5 लाख जनता का नेतृत्व करती हूँ, तो मेरा दायित्व यही रहता है कि मैं जो भी बजट लाऊं जिससे मेरे एरिया का विकास हो। तो मैं व्यक्तिगत भी मिलती हूँ, वहाँ पे जो समस्या होती है उनके सामने रखती हूँ मैं उस चीज को। मैडम लाखों रुपए बजट आया है, क्या इस मुद्दे को आप विधानसभा में भी उठाएंगे कि ये बजट जा कहाँ रहा है? नहीं, जो आपने बताया है कि 88 लाख का बजट है, अभी 85 लाख का सॉरी आप बता रहे हो मेरे को, तो मैं एक बार यहाँ के जो स्थानीय अधिकारी कर्मचारी इनसे मिलके भी आप हमें बताओ जो बजट है आप कहाँ कहाँ लगा रहे हो। बजट सरकार ने दिया है तो ये जनहित में लगाइए। आप सफाई व्यवस्था को देखिए, नालियों को आप देखिए, तहसील के सामने जो हमारी सड़क है वहाँ कितना पानी इकट्ठा होता है, बिजली विभाग का हमारा ऑफिस है उसके सामने पानी का विकास जी, आप गाड़ी पैदल तो क्या गाड़ी में भी नहीं निकल पाते हो। और एक हमारी जी ग्रेफ की सड़क है, कुंपली रोड से लेके 6 डीडी की तरफ जाते हैं, जो शायद 5 डीडी 6 डीडी तक तो बनाई है। तो मैं तो डिपार्टमेंट से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि ये टुकड़ा हमारा है व्यापार मंडल के पास है, बहुत गंदगी बहुत पानी रहता है, तो इसको भी दुरुस्त कराया जाए। तो ये चीज है कि इनसे पूछ के, और वक्त आएगा तो आदरणीय मंत्री जी से मिलके ये पूछेंगे कि सर 85 लाख का हिसाब तो लीजिए कि लगाया कहाँ है। जब एक झाड़ू लगाने के 85 लाख हैं तो बड़े अफसोस की बात है। मैडम आप हर बार विधानसभा में किसानों के मुद्दे को बड़ी प्राथमिकता से रखते हैं, चाहे वो सिंचाई पानी हो या अन्य कोई समस्या हो। डीएपी खाद के लिए लंबी लंबी कतारें आज भी लग रही है, और कृषि जो मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा जी वो फैक्ट्रियों में छापेमारी कर रहे हैं। आखिरकार इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने पिछली बार जब हमारा सत्र था, बजट सेशन था, उसमें मैंने ये प्रश्न उठाया था नैनो यूरिया डीएपी को लेके। जब मैंने ये पूछा कि नैनो यूरिया डीएपी आप किसानों को टैगिंग करके दे रहे हो, क्या पहले इसका आपने परीक्षण किया? अगर आपने परीक्षण किया है तो वो कहाँ किया, इसकी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। वहां से हमें कोई जवाब नहीं मिला था उस टाइम। लेकिन
हमारे मुख्य सचेतक आदरणीय योगेश्वर गर्ग साहब हैं, वो बोले एमएलए साहब हमें ही बता देना। तो मेरे समझ में नहीं आई वो क्या कह रहे हैं। मैंने दोबारा पूछा कि मैं कहा, सर क्या कह रहे थे, क्या इसका क्या। मैंने कहा सर वो तो समय आएगा, पर इस बार हाउस 5-7 दिन का था, चला नहीं था। तो मेरा यही प्रश्न था कि सर अब बताइए, जब हमने विधानसभा में प्रश्न उठाया कि नैनो यूरिया डीएपी जब किसान के किसी हित में नहीं है, किसान नहीं लेना चाहता है, तो आप अतिरिक्त बोझ है वो किसान पे क्यों डाल रहे हो। है अब जब आदरणीय किरोड़ी लाल हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं बहुत सुलझे हुए हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, मान सम्मान करती हूँ उनका। लेकिन मैं एक प्रश्न मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि सर आपने छापामारी हमारे अनूप गढ़साना भी आए थे, आप गंगानगर भी आए हो, हनुमानगढ़ बीकानेर बहुत जगह की आपने, तो आपने जो देखा है उनकी गुणवत्ता जांची, आप कह रहे हो कि ये एकदम नकली है। सर वो तो नकली है, आपने क्या कार्रवाई की। दूसरा मेरा प्रश्न है कि वो नकली लेकिन उत्तम जो खाद और बीज किसान को उपलब्ध होने चाहिए उनकी आपने क्या व्यवस्था की, वो हमें बताएं। किसान तो मारा जा रहा है, चाहे वो अतिवृष्टि के कारण मारा जाता है, कई बार वो ओलावृष्टि के कारण मारा जाता है। और दूसरा मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, हम पाकिस्तान में जो पानी जा रहा है उसको रोकेंगे। तो क्या रोका है इन्होंने, मेरे को बताइए। दूसरा कि घग्गर नदी मेरे नूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है, हमारे चित्रकूट जो हमारे बनी हुई है, हमारे एक बीएसएफ का जो हमारा बॉर्डर का एरिया है, वहां इनकी चौकी बनी हुई है और वहां साइफन बने हुए हैं सुरक्षा की दृष्टि से, वो बिल्कुल छोटे हैं, पानी रुकता है भेड़ताल में आके। लगभग 5000 हेक्टेयर हमारे किसानों की जो फसल है वो बर्बाद होगी, चौपट होगी पूरी की पूरी। इसको तो अगर रिजर्वायर बनाकर यहाँ इस पानी को रोका जाए और बाद में छोटी नहर बनाकर पानी जब हम बंदी लेते हैं तो वो पानी किसानों को दिया जा सकता है, ये पानी भी सरकार रोक ले। अभी मैं तो इस पे आप विकास जी आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि 7D के तहत किसानों की गिरदावरी की जाए, किसानों को वहां उनकी फसल का जो आर्थिक नुकसान हुआ है उनकी भरपाई की जाए। इस मैटर को लेके किसान मेरे पास आए, मैं आदरणीय एडीएम साहब को भी ज्ञापन दिया, किसानों को लेके मैं चीफ ऑफिस भी गई थी। तो मैंने कहा सर घग्गर नदी का जो पानी आ रहा है वो देखो आप, ये किसान पूरे के पूरे खरीफ की फसल इनकी पूरी की पूरी नष्ट हो चुकी है, लेकिन रबी की फसल आगे गेहूं और सरसों वो 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है, वो पानी नहीं सूखेगा, बत्तर नहीं आएगी तो किसान वहां फसल कैसे बोएगा। किसान के तो दोनों सीजन है, और जिसने ठेके पर एक किसान तो है वहां गुरजंट जी, उन्होंने बताया मेरे को कि विधायक जी हमारे 6 मरबे थे, 6 के 6 चौपट हो गए पानी में। तो अब 6 मरबे जो चौपट जिस किसान ने ठेके पे ली है, करोड़ों रुपए का नुकसान है, उसकी भरपाई कैसे होगी। तो मैं विशेष तौर पे सरकार से मैंने मांग भी की। मेरी पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक में हमने प्रस्ताव पारित करके गवर्नमेंट को भिजवाया। जिला परिषद की मेरी बैठक थी, आदरणीय एडीएम साहब और वहां थे, उनसे भी मैंने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो घग्गर नदी के कारण नुकसान हुआ है उनकी 7D के तहत गिरदावरी करके सरकार तक पहुंचाएं। लेकिन मैडम फिर भी किसान जो है वो प्रधानमंत्री बीमा योजना जो है उसका लाभ नहीं मिल रहा है, किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो रटा रटाए शब्द एक ही बोलते हैं कि बिल्कुल आपके जो बीमा है उसको दिया जाएगा, उसको वहां जाके देखा जाएगा, लेकिन वहां कोई भी नहीं पहुंचता। इसको लेकर मैडम क्या कहेंगे आप? इसमें बहुत बड़ी धांधली है। इसमें आदरणीय मैंने एक वीडियो देखी थी हमारे कृषि मंत्री जी किरोड़ी लाल मीणा जी की, इन्होंने कहा था कि पूरी की पूरी बदमाश कंपनी, मतलब इस तरह से उन्होंने एक बात कही इस कंपनी के। तो जब आपको पता है कि ये कंपनी इस तरह की जो फ्रॉड है, क्षेमा बीमा इंश्योरेंस कंपनी है, इसका मैंने प्रश्न मेरे पिछले सेशन के अंदर उठाया था कि आप पॉलिसियां रिजेक्ट करते हो, किसान को बिना आप सूचना दिए पॉलिसी रिजेक्ट कर देते हो। बीमा इसमें क्या है विकास जी, मैंने जब 19 पटवार मंडल हल्के आते हैं रावला क्षेत्र में, तो वहां से मैंने जानकारी ली तो बड़े अफसोस के साथ कि इनका जो प्रीमियम था वो 3500 रुपए काटा किसान का। लेकिन एक किसान आज भी मेरे दिमाग में, उस किसान का नाम है मानाराम जी, उनकी 20 बीघे की ग्वार की फसल थी, है वो पूरी की पूरी चौपट हो गई। और मेरे को वो जब जानकारी ली तो इतना अफसोस हुआ कि उसको बीमे क्लेम के नाम पे मात्र 257 रुपीज दिए गए। 257। इससे बड़ी विडंबना आगे मैंने और देखा
कि लगभग 70 से 80% लोगों ने बीमे कराए हैं, पूरी डिटेल है मेरे पास, उसकी विद रिकॉर्ड है मेरे पास है। तो उसके अंदर एक जगह तो मात्र 36 रुपीज आए, 36 रुपए आए हुए क्लेम आपने देखा। तो आप बताइए ये बीमा कंपनी का कितना बड़ा घोटाला है। अभी हमने सूरतगढ़ में लगातार हमने धरना लगाते हुए देखे हैं, वो लोग कितना बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। गंगानगर भी लगातार जो मुद्दे उठ रहे हैं, आदरणीय मंत्री जी तक बात पहुंची है। तो मैं सरकार और मंत्री जी से कहती हूँ कि सर, ये बीमा जो कंपनियां हैं किसानों को पूरी की तरह लूट रही हैं, इनकी मदद कीजिए। जो किसानों का क्लेम बनता है वो किसानों को देना चाहिए। लेकिन जहां पूरा का पूरा जो कंपनी है बहुत बड़ा धोखा किसानों के साथ कर रही है, बहुत बड़ा किसान को नुकसान जहां पे हो रहा है। इसके साथ साथ वर्तमान में अभी जो किसान की आप बात कह रहे हो, डीएपी के लिए देख लो, भादरा के अंदर किसान डीएपी मांग रहा है, उन्होंने लाठी चार्ज किए है। तो आपको पता है कि किसान आगे फसल हमारी जो बोएगा जरूरत है, तो पहले आपको व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ अल्टरनेट आपको रखना चाहिए उस चीज का। कल परसों भी जहां देखा है महिलाएं लाइन में लगी खड़ी है, भाई होता है, चलो ठीक है, इतनी मांग और पूर्ति में जब डिफरेंस आता है तो रहती है 19 में, लेकिन कुछ ना कुछ तो व्यवस्था आप किसान को करके दीजिए। डीएपी की आप बताइए कितनी किल्लत आ रही है। और इसके साथ साथ जो मूंग की गिरदावरी की बात है, मैंने जिला परिषद में भी बात रखी और मैंने ज्ञापन भी दिया था एसडीएम साहब को इस मैटर को लेके। किसान ऐप इन्होंने चालू कर दिया कि किसान खुद गिरदावरी करेगा। तो कहीं तो ऐसी जगह कि वहां हमारे इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, तो लगभग 40 या 50% उस वक्त मैंने जो देखा तो गिरदावरी हुई। लगभग 70% लोग पेंडिंग पड़े, 60 से 70%। जब तक आप गिरदावरी नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो वो किसान एमएसपी पे अपनी फसल कैसे बेचेगा। मूंग की फसल आपने देखा होगा, धान मंडी में हजारों क्विंटल मूंग आ गई है और प्रति क्विंटल किसान को 2 से 2,500 का नुकसान हो रहा है, वो खुले में बेच रहे क्योंकि किसान की मजबूरी है वहां पे। तो एमएसपी पे वो कैसे। और अभी नरमे और कपास का मैं आपको बताती हूँ, मैंने जिला परिषद में भी राजफेड और जो हमारे सीसीआई है उनके तहत मैंने मुद्दा भी उठाया था कि आपने कितनी कंपनियों के साथ अनुबंध किए, कैसे किया आपने, एमएसपी पे अभी हमारे रजिस्ट्रेशन नरमे और कपास की आपने चालू की है या नहीं की है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मानगढ़ और गंगानगर का हमारी जो रुई और कपास, इनकी जो गुणवत्ता होती है बहुत अच्छी है। इसका जो स्टेपल होता है, मीडियम स्टेपल का बात करते हैं, उसमें लगभग 7800 और कुछ रुपया होता है। और जो लॉन्ग स्टेपल की हमारे रुई और जो नरमेर जो होते हैं, इनकी 8,000 10,000 इसके आसपास रहता है रेट। तो इन दोनों में अंतर क्यों रहता है? जो गुणवत्ता सबसे अच्छी हमारे मानगढ़ गंगानगर जिले की है। तो नरमे और कपास को एमएसपी पे खरीदने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है, क्या रजिस्ट्रेशन है, कल का मैंने पेपर में कोई देखा है। लेकिन हालात विकास जी वही होगी जो मूंग की हमने देखी है। अभी तक भी आप किसानों से पूछना, अभी हमारी इतनी बारिश हुई है, पकी पकाई किसानों की जो मूंग की फसल कटी हुई थी, उसमें इतनी बारिश आई है कि 2-2 फुट पानी खड़ा था। वो पूरी की पूरी उनकी फसल है वो चौपट हो गई। इनमें भी मैंने अधिकारी कर्मचारियों से कहा कि आप गिरदावरी कीजिए, किसान को कुछ ना कुछ तो आप दिलवाइए इसमें। उसमें भी आप क्रॉप कटिंग की बात कह रहे हो, इसके संबंध में क्या व्यवस्था है आपकी, वो तो बताए ना। किसान तो हर तरफ से मारा जाता है। मैडम, अधिकारियों को, कर्मचारियों को आप बार बार ये बड़े बड़े मुद्दों के बारे में बताते हैं कि आप धरातल पर जाएं, वहां जानकारी लें, इसको क्या माने मैडम? क्या सरकार सही तरीके से नहीं चल रही या अधिकारी उनकी नहीं मान रहे? जो विधानसभा के विधायक हैं उनकी बात को भी तवज्जो नहीं दी जा रही, इसको क्या मानते हो आप? देखो, मेरा विकास जी ये मानना है कि विधायक तो विधायक होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे सरकार किसी की हो, वो जनता के द्वारा चुन के जाता है, तो उसका मान और सम्मान है। मैं तो चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, लेकिन जो अधिकारी हैं उनका दायित्व बनता है कि मान और सम्मान किए। जब एक जनप्रतिनिधि का मान और सम्मान ये लोग नहीं करते, तो आम पब्लिक की आप क्या उम्मीद करते हो कि ये बात को सुनते होंगे या मानते होंगे? मैंने तो गड़साना का देखा है, पीछे हमारे ट्रैप हुए हैं लोग, उसमें किन किन के अधिकारियों के नाम आए हैं बताइए। सरकार ने क्या कार्रवाई की है वो बताएं। पूरे के पूरे भ्रष्ट अधिकारी जहां लाके हमारे गड़साना के अंदर बिठा दिए इन्होंने। 8-9 महीने से एसडीएम का हमारा लगभग साल भर पद खाली रहा। मैं ज्ञापन देने गई, एसडीएम साहब है, फर्स्ट बारी मिली, मैं कभी मेरा कोई इंटरफेयर नहीं रहता। जनता जब हमने सूचना दे दी थी कि हम 11, 11:30 के और 12 के बीच में हम आपके पास पहुंचेंगे, मतलब क्या अंदर आ जाओ ज्ञापन लेने, बाहर आ जाओ, 100-150 आदमी लगभग थे मेरे साथ। तो मैंने उनके जो पैरोकार थे कि एसडीएम साहब को बोलो कोई आप बाहर आके एक बार, इतनी पब्लिक है अंदर ऑफिस में, क्या आप ज्ञापन ले लीजिए है। तो वहां जो एसडीएम का रवैया, शायद आप भी उस दिन उपस्थित थे, क्या रवैया था इनका। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारी और कर्मचारी इनसे कहना चाहती हूँ
है। जो चीज जिस जगह आप बैठे हो, आप जनता के सेवक हो, आप एसडी उसमें उससे संबंधित जो आर्टिकल है हमारे अधिकारियों कर्मचारी उसको पढ़ो कि विधायक और इनका क्या रहता है सिस्टम है। आप जनता के सेवक हो, आपको जो हम बात बता रहे हैं उसको आपको गौर करनी चाहिए। लेकिन मैंने आदरणीय जहाँ एसडीएम साहब को फर्स्ट बार ही मिली थी सुनील जी को, लेकिन उनका जो रवैया, उनका जो व्यवहार, उनका जो बात करने का तरीका था, बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ, लेकिन मेरा आपसे यही निवेदन है कि 15 से 16 साल का मेरा जो राजनीतिक में लगातार पब्लिक के बीच में हूँ, और भी एसडीएम रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, आप पूछना कि शिमला नायक विधायक जी का जो व्यवहार है वो कैसा रहता है। मैं हमेशा मान और सम्मान देती हूँ, और मान सम्मान के हम भूखे हैं, लेकिन उस दिन उनका जो व्यवहार था वो अच्छा नहीं लगा। जी भाजपा की सरकार के अंदर बिल्कुल बेलगाम अधिकारी और कर्मचारी हैं जो किसी की बात भी नहीं सुनते। सत्ता पक्ष वालों के भी मेरे को नहीं लगा जो सुनते होंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जनता से बड़ी कोई चीज नहीं होती। जनता है तो सब कुछ है, जनता वो कर सकती है। 2004 के किसान के आंदोलन आपने देखे हैं, आपने किसान आंदोलन जो हमारे दिल्ली बॉर्डर पे देखे थे, 3 काले कानूनों को लेके सेंटर की सरकार को भी झुकते हुए आपने देखा है। तो जनता है, हम भी जनता के साथ है। मेरी भी कोई गलती होती तो मैं स्वीकार करती हूँ कि जनता ने मुझे चुन के भेजा है। उनकी बात रखना और सरकार तक बात को पहुंचाना, विधानसभा में उनके हक और अधिकार की बात करना मेरा दायित्व बनता है, तो उस चीज को मैं हमेशा स्वीकार करती हूँ। लेकिन गड़साना और हमारे तो बुरा हाल है, जहाँ पे पब्लिक मेरे पास बहुत आती है, बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी पब्लिक परेशान है इस चीज को। मैडम, सीमावर्ती इलाका है, अगर नशे की बात करें तो कितनी लगाम लगाई गई है, और नशे को लेकर मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार नशा जो है वो बढ़ रहा है। नशा विकास जी, मैं इस पे जहाँ भी विद्यालय में जाती हूँ, जहाँ मेरे कहाँ भी सार्वजनिक मेरे प्रोग्राम होते हैं, तो मैं नशे पे हमेशा बोलती हूँ, नशे और मोबाइल पे बोलती हूँ। तो आदरणीय जो हमारी एसपी साहिब है, वो भी जब से आए हैं लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे गड़साना में भी 2-3 बार वो आके गए हैं, अमृता दोहन जी, वो भी लगातार इसको लेके जागरूक चल रहे हैं, और प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। लेकिन वर्तमान में जो नशा है हमारी पीढ़ियों को खत्म कर रहा है। शायद आने वाले वक्त में हमारे बच्चों की उम्र है वो 35 से 30 साल के बीच में रह के सिमट जाएगी, और बड़े अफसोस के साथ कि बच्चियां जहां नशा कर रही हैं, और इससे बड़ी विडंबना की बात कि महिला नशा बेच रही है। ये मेरे पास रिपोर्ट आती है कि महिलाएं नशा बेच रही हैं। आज मैं एक विधायक के साथ साथ एक माँ भी हूं, मैं, मेरे भी बच्चे हैं। जब महिला इस चीज में आ जाती है तो आप क्या उम्मीद करेंगे कि आने वाली हमारी पीढ़ी है, वो जो हमारी नस्ल है वो कैसी होगी। लेकिन पुलिस के साथ साथ मैं जो बच्चों के अभिभावक हैं उनसे कहना चाहती हूँ कि आपके 2 बच्चे हैं, इन बच्चों की आप लोग मॉनिटरिंग कीजिए। जब तक माँ और बाप अपने बच्चे की निगरानी नहीं करेंगे, अपने बच्चों की जो संगति है वो कहाँ है, बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, जी इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे, तब तक मेरे को नहीं लगता है कि जी नशे पे अंकुश लग पाए। क्योंकि प्रशासन के साथ जनता की सहभागिता बहुत ही जरूरी है, आम जन का सहयोग बहुत जरूरी है। जब आम जन इसमें सहयोग करने लगेगा तो बहुत सी जगह अंकुश भी लगेगा। मैंने जहाँ गड़साना में भगत सिंह नगर में देखा था, महिलाओं ने बहुत अच्छी कदम, वहां महिलाओं ने जो भाई है वहां के उठाया कि वो पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। रावड़ा के अंदर भी मैंने देखा है कि ये लोग इस तरह से, अब क्या जो सूझवान लोग हैं वो आ रहे हैं। लेकिन इसमें क्या चीज है कि जो आदमी नशे के खिलाफ कोई सूचना देता है, जहाँ लोग नशे के बारे में थोड़ा जागरूक है, रोक लगाना चाहते हैं, तो उन पे भी कहीं ना कहीं अटैक किया जा रहा है। तो जो एक समझदार है, सोबर सभ्य लोग हैं, वो लोग इससे पीछे हट रहे हैं। इसका मेन रीजन मैं यही मानती हूँ। तो एक तो मेरा तो प्रशासन से यही निवेदन है कि अगर आपको सूचना दी जाती है नशे के बारे में किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उसको गोपनीय रखा जाए। वो गोपनीय रहेगी, प्लस बच्चों के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों पे कंट्रोल करें, और जनता है वो प्रशासन का सहयोग करे। जब ये 3-4 कड़ियां एक साथ मिलकर काम करेगी तो नशे पे लगाम लगाई जा सकेगी। लेकिन मैंने पिछले सेशन के अंदर हाउस के अंदर ये आवाज उठाई थी कि हमें स्पेशल टास्क फोर्स दिया जाए, लेकिन वो जिला था तब तो दे दिया। अब इन्होंने वापस वो स्पेशल जो टास्क फोर्स की मैंने मांग की थी वो उन्होंने वहां से हटा दिया, नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से मांग करती हूँ कि ये बॉर्डर का एरिया है, आए दिन जहाँ पे ड्रग्स है वो ड्रोन के माध्यम से गिराई जा रही है, तो इसकी रोकथाम के लिए हमें स्पेशल टास्क फोर्स दी जाए। हमारे थानों के अंदर जो स्टाफ की कमी है उनकी पूर्ति की जाए, तो जिससे कि हम कुछ ना कुछ हमारे एरिया को बचा सकें। इसमें मैडम, धनतेरस दिवाली का पर्व है, तमाम इलाका वासियों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारी जो धनतेरस है
दीपावली है, भाई दूज है, राम राम है, तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ और ईश्वर से कामना करती हूँ कि प्रभु किसी तरह के मेरे देश पे, मेरे राज्य पे, मेरे क्षेत्र के जो लोग हैं आपत्ति नहीं आए। हमेशा आप मेरे एरिया की रक्षा करेंगे। और मैं आम पब्लिक से भी कहना चाहती हूँ कि जो दीपावली हमारा त्यौहार है, एक बहुत ही सामाजिक सौहार्द का हमारा ये त्यौहार है। इसमें हमें आपसी भाईचारा है, हमें सामाजिक जो हमारे ताना बाना है इसको बना के रखना है, भाईचारे से रहना है। किसी तरह का मैं कहती हूँ कि तनाव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो एक भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है आपसी तालमेल और जो मेल मिलाप की, ये बनी रहे। और ईश्वर से पुनः कामना करती हूँ कि प्रभु इस एरिया में सुख शांति और समृद्धि रहे। आप लोग बड़ी खुशहाली, कहते हैं कि खुशी पूर्वक अपने दीपावली का पर्व मनाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और कहना चाहती हूँ कि जो दीपावली का पर्व मनाते हैं, हम भगवान श्री राम जी के नाम के 14 साल का वनवास काट के आए थे। लेकिन मैं सभी आमजन से अपील करती हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम जी थे, उन्होंने अपने पिता के प्रति क्या एक आज्ञा को मानते हुए अपना वचन निभाया था, किस तरह का उनका चरित्र था, किस तरह का उनका व्यवहार था, किस तरह से उन्होंने समाज को एक संदेश दिया। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनकी बातों को अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, उनका अनुकरण कीजिए, जिससे कि समाज के अंदर एक अच्छा हमारा वातावरण मिल सके। हमें बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये बता सकें कि किस तरह के भगवान श्री राम ने अपने पिता की बात को मानते हुए 14 साल का वनवास काटा था। तो ये हमारी भारतीय जो संस्कृति, हमारा परिवार है, उसकी भी जोड़ के हमें देखना चाहिए। अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जो वृद्ध आश्रम है, प्रण लें आप कि वो हमारे एरिया में नहीं होने चाहिए। तो अपने माता पिता की सेवा करते हुए आप लोग आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ अनूपगढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक शिमला जी नायक, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। और वहीं इन्होंने कहा है कि सरकार बिल्कुल नाकारा साबित हो रही है, धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हो रहे हैं, मुद्दे उठाए जाते हैं, उनको दिखाया तो जाता है, लेकिन उनका बजट जो है, वित्तीय स्वीकृति जो है वो पारित नहीं की जाती है। वहीं इन्होंने दिवाली के महोत्सव को लेकर कहा है कि ये त्यौहार जो है एक भाईचारे का त्यौहार है, मर्यादा का त्यौहार है, इसको खुशी से, खुशहाली से, मंगल कामना के साथ जो है वो मनाना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गड़साना।